अपने माइक्रोफोन्स बच्चे म्यूट कर लीजिए। आप तमाम स्टूडेंट्स जिनके माइक्रोफोन्स ऑन हैं उनको प्लीज़ म्यूट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा क्लास ये बता दें कि कल इस टीम्स के अंदर जो एक चैनल है फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से, उसके अंदर मैंने आप लोगों के रेलेवेंट जो है वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए थे, लाइक आपकी बुक्स, लेक्चर्स, असाइनमेंट और कोर्स आउटलाइन। वो आप सबके लिए एक्सेसिबल है वहाँ से? यस मिस। कुछ टीम्स की सेटिंग का इशू हुआ है मेरे पास, दैट्स व्हाई मैंने असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड नहीं की, क्योंकि इस वक्त लास्ट टीम तक तो असाइनमेंट मेरी अपलोड हो रही थी, अभी वो इस वाली टीम को पिक नहीं कर रहा है सिस्टम ना, इसकी सब चैनल को। अब वो मैं कल आईटी सेक्शन में देखूंगी। वैसे भी यहाँ पर कुछ और भी मसला हुआ है मेरी टीम्स में, तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। आज मैं यूनिवर्सिटी गई भी नहीं हूँ, मैं घर से लेक्चर ले रही हूँ, दैट्स व्हाई जो है वो मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकी क्या एरर है इसके अंदर। बट दोबारा से मैं आपको वो अगर टीम्स दिखा दूं कि इसके अंदर जो है वो ये यहाँ पर आपको डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इनमें जो मेन फोल्डर है बुक्स, इसके अंदर अभी 2 बुक्स हैं, इसके अलावा भी अगर ज़रूरत हुई तो मैं इंक्लूड कर लूँगी। क्लास लेक्चर्स में जो भी लेक्चर्स हैं, अच्छा लेक्चर्स के लिए जो है ना वो वीक 1 के नाम से है। मैं वीक वाइज जो है वो आप लोगों के जो है ना वो प्रेजेंटेशंस इसमें अपलोड कर दूँगी, ठीक है। जो वीडियो है, वीडियो का इशू ये है कि हर हफ्ते में 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे ना, मतलब 2 दिन, एक दिन डबल है, एक दिन सिंगल है। तो लेक्चर वीडियो को जो है वो मैं वीक के नाम से वीक 1 का वीडियो 1 आउट ऑफ 2, यानी हर हफ्ते 2 वीडियोस रिकॉर्ड होंगी, एक वेंसडे वाले दिन, एक थर्सडे वाले दिन। तो होंगी वो दोनों एक ही हफ्ते के लिए। तो 1 आउट ऑफ 2 का मतलब ये पहले वाले दिन के लिए, 2 आउट ऑफ 2 होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, जो आज जैसे मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी। तो इसी तरह हर हफ्ते वीक 2 में जब पहला लेक्चर होगा तो वीक 2 का 1 आउट ऑफ 2, फिर दूसरे दिन का होगा तो 2 आउट ऑफ 2, इस तरीके से सो ऑन। जितने भी वीक्स में लेक्चर्स होंगे और उसकी जो भी वीडियोस होंगी वो मैं यहाँ पर दोबारा से अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी असाइनमेंट है, जिस तरह भी एक मैंने होम असाइनमेंट दिया था, ये होम असाइनमेंट 2 क्यों नज़र आ रहा है? सेम नाम से बच्चे फोल्डर्स आप लोग क्रिएट नहीं करें यहाँ पर, ठीक है। अभी खैर मैं इसकी सेटिंग्स चेंज कर लूँगी तो मज़ीद आसानी हो जाएगी कि जो असाइनमेंट मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर आप लोगों की असाइनमेंट मौजूद है। अच्छा, होम असाइनमेंट्स में मैं ये भी करूँगी कि अगर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन जो है वो उसका अपलोड कर दूँगी, जहाँ पर मुझे लगेगा कि इन क्वेश्चंस का आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करना है, तो मैं उसी होम असाइनमेंट्स के अंदर ही, जैसे अगर असाइनमेंट 1 लिखा है, उसका अगर सॉल्यूशन देना है तो मैं सॉल्यूशन टू असाइनमेंट 1 के नाम से एक दूसरी स्लाइड्स जो है वो, या वर्ड का फॉर्मेट जो भी होगा, मैं उसी असाइनमेंट वाले फ़ोल्डर में ही डाल दूँगी और आप लोगों को बता दूँगी कि ये मैंने जो भी चीज़ें अपलोड की हैं। सही है? वैसे भी इसके ऊपर ये 3 ब्लू मार्क्स आ रहे होते हैं व्हिच इंडिकेट्स के समथिंग न्यू यू अपलोडेड हियर। तो जो भी न्यू मार्क्स अगर आ रहा होगा किसी भी फ़ोल्डर के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कोई नया कंटेंट ऐड हुआ है, ठीक है? और इसके अलावा ये कोर्स आउटलाइन है, जिसके अंदर कोर्स आउटलाइन, आपका लेक्चर प्लान, असेसमेंट प्लान और CLOs और उसकी मैपिंग है PLOs के साथ। ये सारी चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी को अगर कोई इशू हो तो भी इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों में इसके अलावा आप लोगों के जो बच्चे CR हैं, मुझे उससे एक और काम है, वो ये कि मुझे
आप लोग अपने बैच के स्टूडेंट की कोई भी एक CR आई थिंक रोल नंबर 50 ने मुझे लास्ट टाइम अप्रोच किया था, तो मुझे एक स्टूडेंट की ना आप लोग अपनी कंप्लीट लिस्ट भेज दें जिसमें आपके जो भी टर्म बैक के स्टूडेंट्स भी हैं। कल मैं यूनिवर्सिटी से भी ले लूँगी क्योंकि जो आप लोग का अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे कम लगे, तो मैं उसको एक क्रॉस वेरीफाई कर लूँगी कि कोई ऐसा स्टूडेंट स्पेशली जो टर्म बैक हैं जो इस बैच में शामिल हुए 19 के या 18 के, तो वो स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है और उनकी अटेंडेंस वहाँ पर है या नहीं, ताकि मैं नहीं चाह रही कि किसी की अटेंडेंस जो है वो मिस हो। जो मैं आखिर में मीटिंग के यहाँ से डाउनलोड करूँगी एक्सेल की फाइल, उसके बेसिस पे ही मैं अटेंडेंस सॉफ्टवेयर में जाकर अटेंडेंस मार्क कर सकूँगी आप लोगों की। ठीक है मिस असाइनमेंट सबमिट कहाँ कराना था? बच्चे असाइनमेंट सबमिट तो ये असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है ना आप लोगों की टीम्स पे, जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अभी मेरी टीम्स में कोई मसला है, मैं असाइनमेंट क्रिएट कर रही थी तो यहाँ पर जो है ना वो ये वाला चैनल पिक नहीं हो रहा है इसके अंदर। अब वो मेरी सेटिंग में कहाँ पर इशू आया है, पिछले सारे चैनल्स उस पर आ रहे हैं लास्ट सेमेस्टर तक के, ये वाला ही नहीं आ रहा है। इस पर कोई इशू है, मैं इसको रेक्टिफाई कर लूँगी। फिलहाल आप लोगों ने जो मुझे चैट पे भेज दिया है या जो भी है, अभी मैं उसको क्लोज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो वंस ये रेक्टिफाई हो जाएगा असाइनमेंट 1 मैं अपलोड कर दूंगी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, तो फिर यहीं पर आप लोग उसको अपलोड कर दीजिएगा। ये आप लोगों का रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। एक्चुअली इस कोर्स में जितने भी असाइनमेंट्स आप लोग अगर कर रहे हैं और मुझे सेंड कर रहे हैं, तो वो मेरे पास और आपके पास दोनों के पास इक्वली ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो मैं ये कल या मंडे को रेक्टिफाई करके जब इसको अपलोड कर दूंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो फिर वो सारे स्टूडेंट्स भी जो रह गए हैं वो इसके अंदर असाइनमेंट अपलोड कर दीजिएगा। मैं इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दूंगी। जब यहाँ पर असाइनमेंट क्रिएट होती है तो हम उसके अंदर टाइमलाइन सेट कर देते हैं, उसके बाद सिस्टम आपसे वो चीज़ अपलोड नहीं लेता। तो मैं अभी उसकी टाइमलाइन क्लोज नहीं करूँगी, जब भी अपलोड करूँगी आपको बताकर फिर हाँ, फिर जब नेक्स्ट असाइनमेंट्स हुआ करेंगी, मेरा टीम प्रॉपर रन हो रहा होगा, तो उस वक्त फिर उसकी एक जो टाइमलाइन डिसाइडेड होगी, डिफाइन होगी, तो उसके मुताबिक ही वो क्लोज हो जाया करेगी। अभी फ़िलहाल जब असाइनमेंट 1 अपलोड करूँगी तो वो ओपन होगा, ठीक है। और जब करूँगी तो मैं बता दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। और फिलहाल कल की अटेंडेंस और आज की अटेंडेंस जो मैं एक्सेल फाइल है डाउनलोड कर रही हूँ उस पे से मार्क कर दूँगी, ठीक है। चले अब हम लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। इसको जो है वो बेटा अपने अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर लीजिए। आज हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मिस, आवाज आ रही है मिस। ये लास्ट में एग्जांपल नंबर 6 वो एक दफा रिपीट कर देंगे मिस, उसमें कंफ्यूजन हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए ना बच्चे एक आसान हल तो ये है कि अगर आप लेक्चर की वीडियो देखेंगे ना, तो लेक्चर की वीडियो में इसका सलूशन भी मैंने डिस्कस किया था। आपको पहले चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल्टा वी, और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है पॉइंट 2 जो है आपका, एक मिनट, ये आपके बॉटम पे पॉइंट 2 नजर आ रहा है ना इस पिक्चर के अंदर, तो पॉइंट 1 की डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है, पॉइंट 2 पे जो भी चेंजेस आए हैं, यानी यहाँ पर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है इस डेप्थ पे, यहाँ पर स्पेसिफिक वेट क्या है, वो दोनों फाइंड आउट करना है। और यहाँ से यहाँ तक में जो डेल्टा वी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो चेंज है, वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए पीछे इस स्लाइड से जस्ट पहले आपको बल्क मॉडुलस के साथ जो है वो इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी
विद चेंज इन प्रेशर। तो आप इस डेल्टा पी को जो है वो डेल लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉइंट है, दो पॉइंट का डिफरेंस आप जो डेल ऑपरेटर है ट्रायंगुलर उससे चेंज करके बना सकते हैं। तो डेल्टा पी और डेल्टा वी हो जाएगा, ये हमारे पास वी है ई, तो उसके अंदर आपके पास और बल्क मॉड्यूलस ऑलरेडी गिवन है। आप ये देखें कि जो बल्क मॉड्यूलस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ई वी की जो बात हो रही है वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि जिस तरह ये इक्वेशन ई वी की डेल्टा वी ओवर वी के साथ इन्होंने रीअरेंज कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर पहली दफा में आपको डेल वी मालूम करना है, इनके चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम करना है, ना वॉल्यूम 1 ना वॉल्यूम 2। इस इक्वेशन को अरेंज करने के बाद यहाँ पर आपके पास डेल वी मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है वो इन्होंने यहाँ पर रीअरेंज कर लिया है। पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम को चेंज किया है उसके स्पेसिफिक वेट के साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ, यहाँ से इसको अरेंज करके इक्वेशन के साथ बल्क मॉड्यूलस और डेल्टा पी लगाकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है ना P1, अच्छा सरफेस पे अभी हमने प्रेशर पढ़ा नहीं है, अभी हम नेक्स्ट वेरी लेक्चर में ना पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट। इसके अंदर दो तीन चीज़ें आपकी थोड़ी आगे की भी हैं कि एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेरिक लेवल पर हम लेवल पे गेज प्रेशर को ज़ीरो लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास, क्योंकि जब आप मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि सतह पर जो भी है अगर आप समंदर पे कहेंगे तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन आप जब मेजरमेंट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे गेज प्रेशर लेते हैं, गेज प्रेशर सरफेस पे आप जीरो कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सरफेस पे आपका P1 जीरो है, यहाँ से यहाँ तक जो पानी का वजन है उस वजन ने यहाँ पर 81.8 मेगापास्कल का वजन बढ़ाया हुआ है। तो ये प्रेशर यहाँ पर P2 तो आपके पास ये है, P1 इन्होंने जीरो लिया है, और जो E है आपका मॉड्यूलस वॉल्यूमेट्रिक उसकी वैल्यू या रीअरेंज करके उन्होंने डेल्टा वी निकाल लिया। ये V2 माइनस V1 को इन्होंने डेल वी ही रखा है, सिर्फ V1 चाहिए था वो पहले निकाल लिया, फिर ये डेल वी निकाल कर वंस आपको डेल्टा वी पता चल जाए तो आपके पास आप V2 निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको V1 भी पता है, डेल वी पता है, यानी डिफरेंस कितना आया। इनको रीअरेंज कर ले, यहाँ पर आप V2 मालूम कर लेंगे। जब V2 आ जाएगा तो यहाँ से जैसे आपने स्पेसिफिक वेट की मदद से वॉल्यूम मालूम किया था, यहाँ वॉल्यूम की मदद से स्पेसिफिक वेट मालूम कर लें। इट्स इजी, लाइक थोड़ा सा आप लोगों का जो है ना वो कैलकुलेशन को रिफ्रेश करने के लिए बेसिकली ये असाइनमेंट्स आपको दी गई थी, ताकि आप लोग दोबारा से कैलकुलेशन में इन हो जाए। आप लोगों ने CPP 1 में पढ़ कर आए होंगे ये सारी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है? यस मिस। स्टिल ये सोल्यूशन जो है वो आपके पास आपके उसमें मौजूद है लेक्चर के अंदर ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। स्टिल अगर कोई मसला हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, मे बी क्लास जस्ट फॉर यू पीपल, मैं ये सोच रही हूँ कि मे बी मैं हफ्ते में एक लेक्चर ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं कोशिश करूँ अगर यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड के साथ मैं कैमरे के साथ ऑनलाइन अगर मैनेज कर सकूँ, क्योंकि समटाइम मुझे लगता है बोर्ड, एक वाइट बोर्ड की बहुत नीड होती है लेक्चर के दौरान बहुत सी चीज़ों को समझाने के लिए। अभी यहाँ पर चूंकि मेरा इंटरेक्शन नहीं है आप लोगों के साथ फेस टू फेस, ना बोर्ड है, तो कुछ चीज़ें पिक्टोरियल वे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाती हैं, समझाई जा सकती हैं, बट ये कंफर्म नहीं है। लेट्स सी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। सॉरी, अब हम आ जाते हैं आज के न्यू टॉपिक पर, जो कि हमारे न्यूटेनियन फ्लूइड्स से रिलेटेड है, कि हम कौन से फ्लूइड्स हैं जिनको हम न्यूटेनियन फ्लूइड्स कहते हैं या नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स होते हैं, कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। अच्छा, न्यूटेनियन फ्लूइड क्या होता है? वेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में आप जितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लूइड पे, वो आपको एक उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास स्ट्रेन जनरेट होता है, यानी कि वर्क डन होता है या जो आपको रिक्वायर्ड होता है। इनके बीच जो रेशो है ना
वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बीच क्या होती है कि हमारे पास एक जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से गुजरती है। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके बीच ग्राफ का में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो स्ट्रेट लाइन विच पासेस द ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी आपके पास जिसको हम लीनियर कहते हैं, ठीक है, बल्कि लिखा हुआ भी है यहाँ पर, द फ्लूइड फ्लो लाइक वाटर, स्ट्रेस वर्सेस rate of strain curve is linear and passes through the origin. The constant of proportionality is known as the viscosity. A simple equation to describe Newtonian fluid is this. इस बिहेवियर को मैं ख्याल में हम इसकी पिक्चर से ज़्यादा अच्छा डिस्कस कर सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली कहता क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्लेट्स हैं, फ्लैट, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये दो आपके पास प्लेट है जिसके बीच में फ्लूइड है इनिशियली एट रेस्ट, और इन दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस क्या है, y। एक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो प्लेट के बीच की हाइट कह लें, डिस्टेंस कह लें, या फ्लूइड की हाइट कह लें, इनको दो तीन तरीके से आप कह सकते हैं, वो y है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक सर्टेन टाइम पर जो नीचे वाली प्लेट है, लिखा है ना लोअर प्लेट सेट इन मोशन, आप नीचे वाली प्लेट को सिर्फ मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर आप उसको मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे ना, खुद से तो प्लेट स्टेशनरी रखी हुई है, रेस्ट पे रखी है, तो वो अचानक खुद से तो नहीं मूव करेगी। इट मीन्स कि कहीं कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ है, और आपको ये पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है प्लेट ने उसी डायरेक्शन में आगे मूव किया है, ठीक है। इसका मतलब इस डायरेक्शन पे जहाँ मेरा कर्सर है, इस कॉर्नर पे, यहाँ से कोई फोर्स इधर अप्लाई हुई है इन दिस डायरेक्शन, जहाँ पर एरो बना हुआ है। तो जब सिस्टम मूव करेगा, आपकी प्लेट मूव करेगी, तो एक सर्टेन उसकी वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि उसूलन तो ये होना चाहिए कि सिर्फ प्लेट मूव कर रही है ना, हमने फ्लूइड को कुछ नहीं किया, हमने ऊपर वाली प्लेट को भी कुछ नहीं किया। तो उस सूरत में क्या होगा कि जब आप थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी प्लेट के साथ, इस लोअर प्लेट के साथ जो लेयर लगी हुई है, जिनका बाउंड्री लेयर है, जिसकी वेलोसिटी वही हो जाती है जो कि प्लेट की होती है। अब प्लेट अगर मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी 2 3 4 5 कुछ भी, तो इसका मतलब भी उसकी बाउंड्री लेयर है, उसकी भी वो वेलोसिटी हो जाएगी और वो भी मूव करेगी। तो उसूलन तो सिर्फ उस लेयर को मूव करना चाहिए जो कि बाउंड्री के साथ है, उसके साथ जो बकिया लेयर से वो क्यों मूव कर रही है। लेकिन आप जब टाइम थोड़ा सा गुजरता है तो आप देखते हैं कि उसके कुछ ऊपर की लेयर्स जो है वो पार्शली मूव होना शुरू हो रही है। एंड थोड़ी सी जब आप लार्ज टाइम के बाद एक चीज नोटिस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपके पास ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है, उससे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आपके पास क्या हो रहा है कि एक लीनियर जो है वो रिलेशनशिप फ्लो का डेवलप हो रहा है, और जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स से आप दूर जाते जा रहे हैं, आपका फ्लो जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है, उसमें चेंज आता जा रहा है। और जैसे जैसे आप वेलोसिटी के करीब हैं, वहां पर आप देखें आपके पास मैक्सिमम फ्लो। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है। इस पूरे जो है वो प्रैक्टिकल से हमारे पास जो है वो, इस एक्सपेरिमेंट से सॉरी, हमारे पास दो तीन फाइंडिंग्स बाहर आती हैं जो न्यूटन ने की। पहली चीज न्यूटन ने ये कहा कि देखिए आपने जस्ट प्लेट को मूव किया था, आपने फ्लूइड को मूव नहीं किया था। इसका मतलब वो जो फोर्स है वो ट्रेवल कर रही है फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और वो ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रही है, परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए फोर्स आपका वी डायरेक्शन है, ये एक्स पे लगा हुआ है, एक्स और वाई इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये एक्स एक्सिस पे आपने फोर्स लगाया था, जबकि रिजल्टेंट वाई एक्सिस पर आ रहा है, इस पे परपेंडिकुलर, उसके ऊपर की लेयर बढ़ रही है, उसके मजीद ऊपर की लेयर बढ़ रही है, उसके मजीद, इसका मतलब आपका जो फोर्स है वो ट्रेवल कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ऊपर जा रहा है फ्लूइड में एक लेयर से दूसरी लेयर में, ठीक है। पहली ये फाइंडिंग थी। और वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रहा है। सेकंड फाइंडिंग क्या थी कि जैसे जैसे आप इसको फोर्स से दूर होते जा रहे हैं,
आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो वेलोसिटी का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेयर सारी इक्वली मूव नहीं कर रही। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 जो है वो बार का या लगाया है प्रेशर, जो फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन चले आए, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, क्योंकि फोर्स हम इन टर्म्स ऑफ फिर प्रेशर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें तो आप ये देखेंगे कि 10 न्यूटन अप्लाई करने पर जो लेयर आपके प्लेट के साथ मूव हुई थी पहले, वो जितनी मूव हुई है, इसका मतलब उसने तो 10 न्यूटन जितना फोर्स जो है वो उसके पास ट्रांसफर हुआ, लेकिन उससे ऊपर जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स से दूर जा रहे हैं, आपका रिजल्टेंट कम होता जा रहा है फोर्स का। तो उसकी क्या वजह है? मतलब ऐसी क्या रीजन है कि एक लेयर से दूसरी लेयर में जब तक वो पहुंच रहा है फोर्स, तो वो उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो चीज उसको कम कर रही है विद इन द सिस्टम? और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है यहाँ पर, कोई और चीज नहीं है। तो उससे पता चला कि एक अनदर रेजिस्टेंस है जो कि विद इन द फ्लूइड मौजूद है, जो कि उसको रेजिस्ट करती है फ्लो के लिए, जो कि उसकी अपनी विस्कोसिटी है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स से दूर होते जाते हैं, इसका मतलब जो आपकी रेजिस्टेंस फोर्स है वो बढ़ती चली जाती है, वो रेजिस्ट करती है। पहली दफा में आपका मैग्नीट्यूड 10 था, 10 वाले को उसने रेजिस्ट किया, उसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 की है। तो पहली दफा में क्या हुआ कि वो 2% 20% अगर आपको रेजिस्ट करेगा तो 10 से वो 8 गया, ठीक है। लेकिन 8 से जब वो मजीद 20% रेजिस्ट करेगा, क्योंकि फ्लूइड की विस्कोसिटी तो कांस्टेंट है ना, तो फिर 8 का जो 10% निकलेगा वो मजीद कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो मजीद कम होते होते वो वैल्यू आपकी जो है वो पीछे चली जाती है। अब इसमें एक और फाइंडिंग है, वो ये कि अगर हम बात करते हैं दो तरह की फ्लूइड की, क्योंकि ये बिहेवियर जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रहा है ये हर फ्लूइड में मेंटेन नहीं होता, सही है। कुछ फ्लूइड्स के कुछ लेयर ज्यादा जाती हैं, फिर कुछ कम हो जाती हैं, कुछ कर्व्स आपके पास जो है वो बनता है रिलेशन, कुछ की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन की होती है। तो ये भी न्यूटन ने फाइंड आउट किया कि वो फ्लूइड जो आपका लीनियर बिहेवियर देते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उनके लिए यहाँ पर जो लाइन है वो ये स्ट्रेट लाइन डेवलप हो रही है, यानी एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर सेम आपको रेजिस्टेंस दे रही है। इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये आपका बिहेव कर रही है। तो इसको इसने न्यूटेनियंस फ्लूइड के अंदर में कंसीडर किया, और उन फ्लूइड का जिनका बिहेवियर लीनियर नहीं आया उनको उसने नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड में कैटेगराइज किया, ठीक है। तो अब इन सारी फाइंडिंग्स को, इन सारी चीजों को जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बारी आई, तो उसको न्यूटन ने इस तरह से किया कि जब फोर्स अप्लाई हुआ पर यूनिट एरिया, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि फ्लूइड पे हम प्रेशर की बात करेंगे आगे जाकर, तो फ्लूइड पे अभी हमने जो भी अप्लाई किया उससे क्या हुआ कि जो पर यूनिट एरिया में पहले चेंज इन वेलोसिटी आई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा था। तो इसलिए वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और डिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था विद द अप्लाइड फोर्स। प्रोपोर्शनैलिटी का जब कांस्टेंट आपने रिमूव किया तो यहाँ पर आपने फिर एक जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो है इसकी विस्कोसिटी, ठीक है। इसको मजीद मैथमेटिकली जब हमने चेंज किया, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा हमारे अंदर यहाँ पर क्या होता है कि हम डायरेक्शंस की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी जा रही है। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स आपका किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया था तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट उसका उसके परपेंडिकुलरली आएगा, ठीक है, यानी वाई डायरेक्शन में। तो चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाई विद इन द फ्लूइड की बात हो रही है, ये फ्लूइड के फ्लो डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, फोर्स के अप्लाई के डायरेक्शन की बात हो रही है। और जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं फ्लूइड पे, उसको हम आमतौर पे जो हम फ्लूइड स्ट्रेस की बात करते हैं उसके टर्म में हम उसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y इंटू एक्स हम लिखते हैं, यानी कि रिजल्टेंट, एंड x जो है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो तमाम फ्लूइड
जिनका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन यानी कि फोर्स वर्सेस रिजल्टेंट लीनियर होता है, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है, तो वो आपके फ्लूइड्स न्यूटेनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। जिनका नॉन लीनियर होता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स। जो न्यूटेनियन फ्लूइड्स है वो ज़्यादातर आपके पास इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि अगर कंप्रेसिबल होंगे तो इसका मतलब ये है कि उनकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड आपके पास पैरामीटर्स के। तो अल्टीमेटली आपको पता हो जाएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूटेनियन फ्लूइड की तो वो इनकम्प्रेसिबल होंगे फ्लूइड, और जो नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स हैं वो मेजरली आपके सारे कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। अगर हम नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड की बात करें तो उसकी मैं इन डिटेल्स में अभी नहीं जा रही हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से होते हैं, लेकिन हाँ उनकी एक थोड़ा सा यानी कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये एक ग्राफ है जो कि बहुत सारी जगहों पे और भी आपको मिलेगा दिखने में। तो उसमें ये एक स्ट्रेट लाइन तो आपको दिख रही है न्यूटेनियन फ्लूइड्स की, जो कि आपको पता है कि अभी हमने कहा कि लीनियर होती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि भाई आइडियल फ्लूइड में तो आपको स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं होती, उसमें स्ट्रेन होता है, लेकिन ऐसे आइडियल फ्लूइड्स अभी फिलहाल हमारे पास नहीं होते। कम से कम आपको कोई फोर्स अप्लाई करना होता है, फिर आपके पास स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अब कुछ फ्लूइड्स क्या होते हैं हमारे पास जो नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स हैं, उनके अगर आप बिहेवियर्स देखें इन ग्राफ्स के अंदर तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अप्लाइड फोर्स, ये इधर फोर्स अप्लाई हो रही है, शेयर स्ट्रेस बेसिकली वो अप्लाइड फोर्स है। तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो सबसे ज्यादा आपका जो है वो, पहले हम डायलेटेंट फ्लूइड्स की बात कर ले। ये वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें इनिशियली जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो कम सॉरी आपके पास जो है वो ज्यादा शेयर स्ट्रेस आ, जैसे जैसे आपके पास आप बीच में ऐसा होता है कि ये फ्लूइड्स आपके सर्टेन टाइम के बाद थिकन हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, एंड देन ये फ्लूइड उसके बाद जब शेयर स्ट्रेस आपका काफी बढ़ जाता है फिर इसके अंदर जो है वो इसका जो है वो स्ट्रेन डेवलप होना शुरू होता है, यानी डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जो भी चेंज आपको रिक्वायर्ड है। कुछ फ्लूइड्स ऐसे भी होते हैं जो शुरू में आपके पास अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर सर्टेन रिएक्शंस हो जाते हैं या वो विद द पैसेज ऑफ टाइम थिक हो जाते हैं। जैसे अगर आप कोई सैलरी बना रहे हैं तो शुरू में तो क्या होता है कि आपने जो है वो कंक्रीट और सीमेंट और बकिया चीज़ें डाली तो वो पेस्ट लाइक होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एकदम से जब उसके आपस में रिएक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं वाटर के साथ तो वो क्या हो जाता है, एकदम से थिकन हो जाता है। वो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाते हैं वो सारे, ठीक है, कि वो अल्टीमेटली है जिस तरह कोल तार है या जिस तरह आपके पास घरों में आप फ्लोर डो बनाते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू में लाइटन होता है आपके पास, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है फ्लूइड वो आपका अल्टीमेटली थिक हो जाता है, तो वहां पर आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाते भी है तो भी उसका स्ट्रेन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत ही हाईली आपके पास जो है वो थिक या कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं जो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास आप हनी कह लें या कोई बहुत कंसंट्रेटेड जैसे तार है, कोल तार आई थिंक स्यूडो प्लास्टिक नहीं बिंगम प्लास्टिक में आता है, क्योंकि ये फ्लूइड क्या होते हैं इनिशियली इतने ज्यादा थिकन्ड होते हैं कि आप ये देखिए कि आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बकिया सारे फ्लूइड में कोई ना कोई स्ट्रेन यानी उसका फ्लो डेवलप हो रहा है, लेकिन इसमें आप स्ट्रेस लगाए जा रहे यहाँ तक पहुंच गया स्ट्रेस का लेवल, फिर कहीं जाकर उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। तो वो सारे बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स बिंगम प्लास्टिक के अंदर होते हैं, जिसके अंदर आपके पास इनिशियली बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है टू डेवलप सम फ्लो या स्ट्रेन या जो भी चेंज डिफॉर्मेशन आपको सिस्टम में रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो हमारे पास यहाँ पर चूंकि हम इंजीनियरिंग फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम मेजरली आगे जाकर ज़्यादातर जो है वो हम न्यूटेनियन फ्लूइड्स की ही बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए ही आप पाइपिंग स्ट्रक्चर क्योंकि इनका इंटायरली चेंज होता है। हम आगे
जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब आप फ्लूइड को पढ़ते हैं तो इनिशियली वो सारी कंपोनेंट्स जो उसको फ्लो में सपोर्ट करते हैं या रेजिस्ट करते हैं, जैसे विस्कोसिटी है या प्रेशर है, उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जब आप जाएंगे उसके सेकंड पार्ट में, जिसमें आपके पास पाइपिंग है और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी फ्लो मीटर है, प्रेशर गेजेस हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो पूरा सिस्टम इंटायरली आपका चेंज होता है नॉर्मल फ्लूइड्स के लिए या न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। और अगर आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की करें तो हम दोनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर हम कहें कि ये चीज़ ऐसे होती है तो वो वैसे होती है, इट्स डिफिकल्ट। उसका पाइपलाइन स्ट्रक्चर से लेकर उसके गेजेस से लेकर उसके मेजरिंग डिवाइसेस, वो सारी चीज़ें कुछ चेंज होती हैं, हम एक जैसे यूज़ नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे हो सकता है, कुछ जगहों पर नहीं होता। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में मेनली हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। लेकिन आपको साथ साथ पता होना चाहिए कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं। वो फ्लूइड्स जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मींस जिनका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रेट लीनियर नहीं होता। आसान लफ्जों में या किसी को प्रॉपर, अगर आप इंजीनियरिंग टर्म में समझाना चाहें, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्चुअल में न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का क्या डिफरेंस है, तो बेसिक तो आप कह सकते हैं कि भाई जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता, बट इससे ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह के फ्लूइड होते हैं। सही है, इट्स बेटर कि जिसका शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन रेट नॉन लीनियर होता है वो सारे आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। जिसका लीनियर होता है वो आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन समझ आ रहा है कि जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना रिजल्टेंट नहीं आ रहा, किसी में ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो सारे फ्लूइड्स आपके नॉन न्यूटोनियन है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बेसिकली आपके कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, और जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो मेजरली आपके पास इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इनको आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी कभी भी इन चीज़ों को मजीद समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँ कि यूनिट्स पीछे मैंने उसके भी स्लाइड्स पे रखे हैं, विस्कोसिटी के साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी और इन सब के। इन यूनिट्स को थोड़ा सा मजीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने स्लाइड में अगेन डाल दिया है ये कुछ हैंड राइटिंग के साथ। कि वैसे तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी अगर आप विस्कोसिटी पे जाकर देखें, जो इक्विवेलेंसी होती है उसकी अरेंज करके, तो केजी पर मीटर पर सेकंड है इन एसआई सिस्टम। लेकिन नॉर्मली हम सीजीएस सिस्टम में यूज़ करते हैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, जिसको हम पॉइस कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि विस्कोसिटी अमूमन न्यूटोनियन फ्लूइड की आपकी और बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू इतनी छोटी होती है तो हम इस पॉइस को मज़ीद 100 टाइम्स स्मॉल करके सेंटीपॉइस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे एक वैल्यू लिखी हुई है 2 सेंटीपॉइस, तो उसका मतलब होगा वो 0.02 पॉइस है। तो 0.02 लिखने की बजाय हम उसको क्या करते हैं, वैल्यू और छोटी होती है बहुत, तो उसको फिर हम सेंटीपॉइस में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये स्लाइड मैंने इसलिए भी स्पेशली यहाँ पर डाली हूँ कि लास्ट टाइम मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था बच्चों के साथ कि आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड पॉइस के बराबर होते हैं। जब आप सेंटीपॉइस की बात करते हैं ना, तो ये फिर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड 100 सेंटीपॉइस के बराबर। कुछ बच्चों ने सेंटीमीटर और सेंटीपॉइस को इक्वल कर लिया था कि एक जितना सेंटीपॉइस है इसको, क्योंकि जब आप आगे जाते हैं कुछ जगहों पे आप कैलकुलेशंस करेंगे, आपको कन्वर्जन की ज़रूरत होगी यूनिट बैलेंस करने के लिए, तो वहाँ पर आपको विस्कोसिटी को उसके एसआई सिस्टम के अंदर या सीजीएस सिस्टम के अंदर लेके जाना होगा, क्योंकि पॉइस को आप किसी के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, किसी के साथ आप इसको मर्ज नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन के लिए आपको इसको फिर इसके बेसिक यूनिट में ले जाना होगा। तो बेसिक यूनिट के लिए फिर याद रखिएगा कि सेंटीपॉइस जो है वो 100 बराबर होता है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड के। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड एक पॉइस के बराबर होता है, एक सेंटीपॉइस के नहीं। और विस्कोसिटी की वैल्यू चूंकि छोटी होती है तो अमूमन सीपी लिखा हुआ होता है उसकी वैल्यू के आगे, जो कि सेंटीपॉइस होता है। ठीक है, ये वैल्यू निकलती कैसे है, जैसे हमारे पास ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिवन है उसके साथ आपने ये सारी यूनिट्स लिखा, वो सारी चीज़ों को बैलेंस किया, ये सारी चीज़ें आपकी स्लाइड में मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं।
नहीं समझ में आता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि अच्छा, विस्कोसिटी हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है जिस ऐसी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस पर जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर, इसका कुछ कुछ इफेक्ट होता है, सही है। और हमें पता है कि हमारे पास फ्लूइड्स दोनों तरह के होते हैं, गैसियस भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं। तो उन दोनों की विस्कोसिटी भी होती है, उन दोनों पे फिर इनका इफेक्ट भी थोड़ा सा माइल्ड सा चेंज होता है। जैसे अगर हम प्रेशर के इफेक्ट की बात कर लें तो गैसेस पे ऑब्वियसली अभी हमने पीछे एक पढ़ा था कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए कि वहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से आपके गैसेस जो है वो क्लोजली हो जाती है पैक, तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी पे भी इफेक्ट आता होगा। अच्छा, अगर आइडियल गैस है तो हमारे पास क्या है कि एक हाई प्रेशर पर विस्कोसिटी क्या होती है गैसेस की, इंक्रीज हो जाती है। अगर अच्छा देखें, आइडियल गैस है तो भाई वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया, आइडियल है, आइडियल की तो हम कहानी नहीं करते हैं। रियल गैसेस में क्या होता है कि अगर लो प्रेशर है, विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अगर लो प्रेशर है तो वो तो गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे ही फ्रीली मूव कर रहे होंगे, वो प्रेशराइज्ड होंगे नहीं, तो उसका मतलब जो उसकी विस्कोसिटी है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सिस्टम की, वो वैसी रहेगी। लेकिन जब प्रेशर हाई होता है तो हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाता है, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच ज़्यादा कोलिजन होती है, ज़्यादा वहाँ पर जो है वो विस्कोसिटी उसके सिस्टम की बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं हमारे पास। तो हाई प्रेशर पर अगर गैसेस है तो गैसेस की विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद प्रेशर। अगर हम बात करते हैं इसमें लिक्विड की, लिक्विड में भी सेम ये होता है कि अगर इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर अ लिक्विड रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी। लिक्विड को भी अगर आप मजीद प्रेशराइज करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल मजीद क्लोजली पैक्ड होंगे, मजीद वो सिस्टम को फ्लो के लिए रेजिस्ट करेंगे, तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। अगर हम उसी तरह हम टेम्परेचर की बात करें, अच्छा होता क्या है कि द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज लो। अच्छा, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जब लो प्रेशर होता है तो वहाँ पे विस्कोसिटी में चेंज नहीं आता, लेकिन अगर उसी लो प्रेशर पर आप गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिजल्ट बेसिकली वही होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, उनका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, एंड स्टिल सिस्टम के अंदर वो विस्कोसिटी के रिजल्ट के तौर पे उसका रिजल्टेंट होता है कि विस्कोसिटी सिस्टम की बढ़ जाती है और वो तेज तेज भागने दौड़ने लगते हैं ना, जैसे आपने उनको चार्ज कर दिया टेम्परेचर से, ठीक है। एट हाई प्रेशर, अगर ऑलरेडी प्रेशर हाई है, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर विस्कोसिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा वाइस वर्सा है कॉन्सेप्ट। अभी हम कह रहे थे कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसी हाई प्रेशर पे टेम्परेचर को हम जब बढ़ाते हैं तो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? इसका थोड़ा सा वही रीजन है जो कि पिछले वाले इंक्रीज का रीजन था। होता क्या है कि जब आप उसको प्रेशर बढ़ा देते हैं तो आपके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, तो उसके बीच उसको फ्लो करने में या उसके साथ पेनिट्रेशन में किसी चीज़ के आपको रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसी कंडीशन में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इन रिजल्ट, तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि उस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा स्पेस जनरेट होना शुरू होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं आगे पीछे। तो उसके नतीजे में उसकी विस्कोसिटी सडनली जो बढ़ गई थी प्रेशर के बढ़ाने से, वो कुछ कम हो जाती है। तो हाई प्रेशर पर जब आपकी गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो स्लाइटली चेंज इन टेम्परेचर में एक वाइड रेंज टेम्परेचर का है, जिसको चेंज करने से थोड़ा थोड़ा आपकी विस्कोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जो बढ़ चुकी थी हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि जी विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नॉर्मली ये होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स लीन हो जाते हैं, तो वो और तेजी से फ्लो करने लगते हैं। और स्पेशली जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, लिक्विड हैं,
उनको तो टेम्परेचर चाहिए ही होता है टू रिड्यूस देयर विस्कोसिटी। जैसे आपके पास हनी है या कोलतार है या इस तरह के कोई भी थिक लिक्विड है जो कि टेम्परेचर से लीन होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी विस्कोसिटी कम होती है, तो उनके फ्लो में उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये इनिशियल टॉपिक्स सारे जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, अगर मैं उनको रिकॉल कर दूं कि हमने जो पहला चैप्टर 1 और 2 को मैंने सरफेस से करवाया है आप लोगों को, जिसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम कंटेंट वाले पेज से ही इसको रिव्यू कर लें कि इंट्रोडक्शन था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, किस तरह से मज़ीद टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर होती हैं जो हम देखते हैं फ्लूइड से रिलेटेड, गैसेस और लिक्विड फ्लूइड में क्या डिफरेंस है, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो आप कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, क्या हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट, वॉल्यूम, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे पास फ्लूइड से रिलेटेड होते हैं, यानी सरफेस टेंशन का एक है कॉन्सेप्ट, कंप्रेसिबिलिटी है, प्रेशर एंड विस्कोसिटी है। उसके बाद हमारे पास फ्लूइड की जो है वो कुछ टाइप की हमारे पास डिस्कशन है, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो गवर्न करता है फ्लूइड फ्लो को, न्यूटेनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए। और दूसरा ये कि हमारे पास क्योंकि विस्कोसिटी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी है, तो उस और सिस्टम के अंदर आपको पता है प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो, स्पेशली प्रेशर तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फ्लूइड के अंदर। तो उसका और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है विस्कोसिटी के ऊपर, क्योंकि विस्कोसिटी भी एक फिक्स एक प्रॉपर्टी है, जब भी फ्लूइड होगा उसकी कोई ना कोई विस्कोसिटी होगी। और फ्लूइड में एनी डिफॉर्मेशन यानी एनी चेंज के लिए आप कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, पर उस सिस्टम में तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर होगा। तो प्रेशर एंड विस्कोसिटी दे बोथ आर कनेक्टेड, इनका पता होना और इनके साथ होना क्या है, इनका रिलेशन ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद जो हम अब बारी बारी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीक से लेक्चर है हमारा वो हमारा चैप्टर होगा प्रेशर मेजरमेंट का। ठीक है, अच्छा, प्रेशर वाले चैप्टर के अंदर ना आप लोगों के पास कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो ये वाली कैलकुलेशन को मैं कोशिश करूंगी कि अगर मे बी नेक्स्ट वीक का एक लेक्चर मैं ये जुमेरात वाला सिंगल लेक्चर जो है वो मैं यूनिवर्सिटी में अगर बोर्ड के साथ मेंटेन कर, क्योंकि इसके अंदर जो मैनोमीटर्स वगैरह हैं आगे जाकर, ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं इसका सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम नेक्स्ट वीक में प्रेशर पढ़ेंगे। तो प्रेशर में एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर का पता होना कि कहाँ से लेते हैं, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के अंदर आपके पास गेज प्रेशर इन्वॉल्व होता है। और अक्सर आपने देखा होगा प्रेशर के गेजेस लगे हुए होते हैं। तो ये कहीं पे भी अगर आप लाइंस में जाएं या आपने कभी इंडस्ट्रियल विजिट किया हो या अगर कभी करेंगे, तो जगह जगह पर आपके पास फ्लूइड सिस्टम के अंदर यानी किसी भी जगह पे किसी भी तरह का अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही होगी, मॉनिटर की जा रही होती है। ठीक है, एक तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लो। फ्लूइड कहीं भी होगा और ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, जैसे अगर रिफाइनरी वगैरह जहाँ हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व है, फर्टिलाइजर है, पेंट वगैरह, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी होता है। कोई सिंपल अगर वाटर लाइन है जिसमें टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं है आपके पास, अगर हाँ बॉयलर फीड लाइंस हैं या कंडेंसर लाइन है, तो अल्टीमेट अगेन टेम्परेचर भी होता है। लेकिन प्रेशर एंड फ्लो मीटर्स ये हर जगह लगे हुए होते हैं। तो हम ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि प्रेशर गेज लगा हुआ है, गेज पे क्या प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर गेज क्या होता है, गेज प्रेशर खुद क्या होता है, प्रेशर गेजेस क्या होते हैं, किस तरह वो वर्क करते हैं। ठीक है,
कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेशर हैं कि किस तरीके से हाइट का इफेक्ट होता है, लिक्विड का इफेक्ट होता है, टाइप ऑफ लिक्विड किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है इसके ऊपर। एक हम कहते हैं ना प्रेशर हेड जो हाइट से बन रहा होता है, प्रेशर को हम जाकर कैलकुलेट भी हेड के फॉर्म में करते हैं और वो हाइट हमारे पास क्या होती है, एक लेंथ की यूनिट होती है। तो समटाइम आपको लगेगा कि बात तो प्रेशर की हो रही है, यूनिट हम जो है वो फीट या मीटर यूज कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से प्रेशर हेड में कन्वर्ट होता है और किस तरह से वो हेड प्रेशर होता है, यानी जिसको हम रिलेशनशिप कहेंगे प्रेशर एंड एलिवेशन का। और प्रेशर की मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमनली, इवन तो आपके लैब्स में भी इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं कि प्रेशर की मेजरिंग कैसे की जा रही होती है, किस तरह वो, एक तो डिवाइसेस का पता होना कि ये डिवाइसेस जो यूज होते हैं और उन डिवाइसेस के पीछे का मैकेनिज्म क्या है जिसके बेसिस पर वो डिवाइसेस प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर। इसके अंदर फिर हम कुछ मैनोमीटर्स की मैनुअली जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह मैनोमीटर वर्क करता है, किस तरह डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, मल्टीपल मैनोमीटर्स किस तरह से वर्क करता है, तो सो ऑन। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप लोग चाहें तो बुक मौजूद है, चैप्टर की अपने तरीके से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो हम साथ साथ जो है वो उसको डिस्कस कर सकें। अभी आज आप लोगों की कोई और क्लास भी होती है 1 बजे से? यस मिस। ठीक है, तो फिर मैं टाइम आप लोगों का इधर नहीं लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 1 बजने वाले हैं। आज क्लास हो गई है लेट मेरे अपने टीम्स की वजह से, बट होपफुली नेक्स्ट वीक से जो है वो नेक्स्ट वीक तक मैं इसको सेट कर चुकी होंगी। मैं दोबारा से मीटिंग्स जो है वो कॉल पे डाल दूंगी ताकि वो वीकली खुद ही रिपीट होती रहेगी। ठीक है क्लास, आज के लिए कोई भी चीज़ अगर इशू हो तो पूछ लीजिएगा। अटेंडेंस मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगी आप लोगों की, मैं इसके अगेंस्ट पे मार्क करूँगी फिर। ठीक है, ओके मैम। चलें, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।